एक मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती है मेरे दोस्त, पर हाँ, एक मिनट में लिया गया फैसला आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देती है। वास्तव में ये रियलिटी है। तो वेलकम टू टारगेट सेमेस्टर। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे और आप लोगों की एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। चाहे आप सेमेस्टर एग्ज़ाम की कर रहे हो, चाहे आप लोग जो है किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की। तो चलिए, आज का जो वीडियो होने वाला, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो लॉ के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग जो है किसी जो है अलग के डिपार्टमेंट के, चाहे पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हो, चाहे एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है और लॉ आपको जानना ही चाहिए, सभी को जानना चाहिए, सबका राइट्स है। तो चलिए, आप लोग लास्ट तक बने रहेगा और आप लोगों को बता दूं कि एक एक पॉइंट करके मैं आपको समझा दूंगा अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन करिएगा और अपने जो भी आप कॉपी बनाए हैं, फिर कुछ भी हो, आप नोट डाउन कर सकते हैं, नो डाउट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक बने रहेगा मेरे भाई, एकदम इतना अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा, जो कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे और उसी में से मैं आप लोगों को बीच में जो है एक क्वेश्चन जो है जा रहा हूँ मैं पढ़ाने, लेक्चर लेने। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये आप लोगों का है आईपीसी का पार्ट है। आईपीसी जिसे हम लोग कहते हैं इंडियन पैनल कोड। तो ये इसी में से आप लोग के सेक्शन नंबर 34 है, जो कि आप लोग का कहता है सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य। आपका आशय क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके पीसीएसजे में भी पूछे जाते हैं, एपीयू में भी पूछे जाते हैं, एलएलबी के जो सेमेस्टर एग्जाम के हैं उन सब में तो हमेशा ही ये पूछा ही जाता है। तो चलिए, इसे हम लोग समझते हैं क्या है सामान्य आशय। ये सेक्शन आपके जो है 34 में दिया गया। आईपीसी के सेक्शन 34 में आप लोगों को ये डिफाइन किया गया और इसके पूरे पॉइंट, हर एक चीज़ें बताया गया। बहुत मेहनत करके नोट्स मैं तैयार किया हूँ, खुद का नोट्स है मेरे भाई। तो चलिए देख लीजिए। सामान्य आशय को अग्रसर करने में कोई व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य, ये आपका 34 कहता है, सेक्शन 34 कहता है। इसमें देखिए क्या किया गया प्रोविजन। जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने या सबके समान आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। मतलब ये कह रहा, सिंपल सा मतलब कि अगर 4 लोग हो दोस्त और एक लोगों ने क्राइम कर दिया और 3 लोग उसके साथ में हो, तो सबके सब माने जाओगे कि सभी ने क्राइम किया, क्योंकि आप लोग एक साथ हैं और एक मन, एक एक हर एक चीज़ें, सारी चीज़ें आपकी एग्रेसर है। मतलब सब लोग डिफाइन किए हैं और सब लोग अपने मन में थॉट थिंकिंग, मतलब एक प्लान बना लिए हैं कि ये चीज़ किए हैं। मर्डर तो एक ही करता है, लेकिन फंसते सब लोग हो जो उसके साथ सारी चीज़ें होती। यही सीधा सा मतलब, ये सेक्शन का मतलब यही कह रहा है। आगे देखिए, समान रूप में से एक व्यक्ति किसी अपराध से निम्नलिखित रूप से संबंधित हो सकता है। कौन कौन से रूप है, इसका मतलब जान लीजिए। नंबर फर्स्ट है जब वह स्वयं अपराध करता है, नंबर फर्स्ट ये है। नंबर सेकंड है जब वह अपराध घटित होने में भाग लेता है। नंबर थर्ड, जब वह अपराध कारित करने के उद्देश्य से किसी भी जो है तीसरे पक्ष को प्रेरित करता है, अर्थात वह अपराध स्वयं ना करके किसी तीसरे पक्ष के द्वारा करवाता है। ये 3 ग्राउंड है। और चौथा ग्राउंड देखिए, जब वह अपराध घटित होने के पश्चात अभियुक्त को न्याय से छुपाने का प्रयास करता। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 4 पॉइंट को ज़रूर जो है नोट डाउन करिएगा अच्छे तरीके से और इसको याद करके जाइएगा और इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए। आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, वो लेक्चर भी आएंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो। अभी ये डिमांड थी बच्चों के हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट की, तो इसीलिए मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ। बाकी अगर आप लोग डिमांड करते हैं तो आप लोग को इंग्लिश में भी लेक्चर प्रोवाइड होंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए, दंड संहिता की धारा 34 से 38 तथा धारा 148, ये सब सारी चीज़ें इसमें जो है इन्वॉल्व है। इतने सेक्शंस आपको रीड करके जाना होगा और इसके सारे प्रोविज़न भी आपको पते होने चाहिए। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए मेरे भाई। आपको इतना अच्छे तरीके से खाली एक बार रीड कर लीजिए, या आप ईयरफोन लगाकर कहीं भी आप लोग एक बार इस लेक्चर को सुन ले रहे हैं तो आपको कुछ करना ही नहीं, जा करके एग्ज़ाम दे करके आइए। आप लोग 2 साल से यही कर रहा हूँ मेरे भाई और इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ, वही चीज़ आ भी रहा। और बच्चे कई लोग, 1000 लोग जो है सिर्फ वीडियो देख करके जाते हैं और पढ़ कर वही जो जा करके लिख देते हैं, उन्हें कुछ किताब कॉपी उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
तो ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं। बाकी ये अलग अलग माइंडसेट सबका होता है। ऐसी परिस्थितियों में संयुक्त आपराधिक दायित्व को निर्धारित करती है, जो कि बिशप के अनुसार अपराध में संयुक्त दायित्व का सिद्धांत यह है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी आपराधिक उद्देश्य को एक या सभी को शारीरिक चेष्टा द्वारा निष्पादित करने हेतु एक होते हैं। मतलब अभी मैंने बताया ना कि आप लोगों को जो है एक 3 व्यक्ति हैं, 3 लोग दोस्त हैं मान लीजिए, और एक व्यक्ति अपराध करता हो तो बाकी सब लोग जाते हैं। तो इसमें यही कह रहा है, तो तीनों लोगों की मन वही हो, मतलब मारने का ही हो, लेकिन मृत्यु एक ही ने किया और 2 लोग जो है वहाँ बगल में खड़े थे या कुछ थे, मतलब लेकिन गए थे साथ में। तो यही चीज़, इसका उद्देश्य सबका एक ही रहता है। तथा अलग अलग या एक साथ कार्य करते हैं तो प्रत्येक जिसने अपराध करने में सहयोग किया था विधि के अंतर्गत संपूर्ण कार्य के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी है जैसे स्वयं ही उसने उस कार्य को किया हो। सिंपल सा मतलब अभी देखिए नीचे लिखा भी है और मैं पहले ही समझा दिया आप लोगों को। यही चीज़ एकदम सिंपल है। सेक्शन 34 देखिए, संयुक्त दायित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है। यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को संयुक्त रूप से करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि उसमें से प्रत्येक ने उस कार्य को व्यक्तित्व के रूप में किया। मतलब सबको माना जाएगा, मतलब 3-4 लोग हैं मिलकर के, दोस्त हैं, और एक ने कार्य किया तो सभी को माना जाएगा, जो उसके साथ रहते हैं सभी लोगों को पकड़ा जाएगा और सभी लोग जो है अरेस्ट होंगे। ठीक, यही सिंपल सा मतलब। आगे देखिए, सर देखिए वार्निस पीकॉक ने कहा था, क्या कहा था, जब अनेक व्यक्तियों का एक गुट जो समान उद्देश्य के लिए संगठित हो, वैधानिक या अवैधानिक मतलब जो भी हो, तथा उसमें के एक दूसरे के ज्ञान और सहमत के बिना एक अपराध करता है, दूसरे अपराध में शामिल अंतर्गत नहीं होता है, जब तक कि कार्य किसी प्रकार या सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने हेतु न किया गया हो। ये किसने कहा? गौराचंद गोपी 1860 बीएंस आर, ये इन्होंने कहा गया था। एक दूसरे प्रकरण में प्रिवी काउंसिल ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया था। क्या किया था? देखिए यही सिंपल सा, इसमें आपको समझाने की बात ये नहीं है, यही चीज़ इसमें लिखा गया है। तो इसमें मैं क्या समझाऊँ मेरे भाई, आप लोग खुद समझ सकते हैं, तो पहले बता दिया। अब ये देखिए प्रिवी काउंसिल ने क्या कहा था, जब पक्षकार समान प्रयोजनों या प्रयोजन से समान उद्देश्यों को निष्पादित करते या करने जाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति समान उद्देश्य को अग्रसरित करने तथा उसके निष्पादन हेतु पर दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी होगा। मेरे भाई सही बात है, सिंपल सा मतलब, इसमें समझाने की कोई बात ही। जब कोई पक्षकार होगा, अगर वो चीज़ क्राइम कर रहा हो, फिर उसके बगल में जो कोई हो, उसके साथ जो हो, वो भी पक्षकार जो उसमें जो है उत्तरदायी माना जाएगा। चूँकि प्रयोजन समान है, पूरी तरह प्रयोजन समान हो, एक ही तरीके से है, चूँकि प्रयोजन सामान्य है अतः उत्तरदायित्व की सामान्य होना ही चाहिए। मेरे भाई जब प्रयोजन सामान्य है, कार्य सामान्य किया गया तो दंड भी सामान्य ही मिलेगा, एक ही जैसे मिलेगा। यही सिंपल सा का मतलब है। अवयव इसका जान लीजिए। धारा 34 के अंतर्गत दायित्व के सिद्धांत को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित अवयव आवश्यक हैं। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट, एक आपराधिक कृत्य होना चाहिए। दूसरा, आपराधिक कृत्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो। नंबर थर्ड, आपराधिक कृत्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा सबके समान आशय को अग्रसर करने हेतु किया गया हो, मतलब भंग करने के लिए या सबको जो है एक डरावना तरीके से या कुछ भी तरीके से, मतलब जैसे 10, 20, 50 लोग हैं पब्लिक और उन पे इफेक्ट पड़ रहा है, तब ये माना जाएगा। चौथा पॉइंट क्या है? ऐसे व्यक्तियों के बीच समान आशय पूर्व निर्धारित योजनाओं के अंतर्गत होना चाहिए। नंबर 5, अपराध के लिए सभी कथित अभियुक्तों का भी किसी प्रकार सम्मिलित होना चाहिए, किसी प्रकार उसमें सम्मिलित होना ही चाहिए, यही कह रहा है। ये 5 पॉइंटें आपको याद करना होगा और अच्छे तरीके से नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, इतने पॉइंटें होनी चाहिए। नंबर 6 देखिए आप लोग, एक पॉइंट और है, अपराध घटित होते समय सभी व्यक्तियों के शारीरिक उपस्थिति, परंतु सभी व्यक्तियों की सभी मामलों में शारीरिक उपस्थिति सदैव आवश्यक नहीं होती है। यह सिंपल है, कुछ मामलों में होती है, कुछ मामलों में नहीं होती। आपराधिक कृत्य देखिए, क्रिमिनल एक्ट क्या है? जहां एक गुट या वर्ग द्वारा कोई अपराध किया जाता है, वहां सेक्शन 34 में प्रयुक्त आपराधिक कृत्य शब्द किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व कार्य को इंगित नहीं करता है।
जहाँ कोई अपराध कई व्यक्तियों द्वारा सबके समान आशय को अग्रसित करने हेतु किया जाता है तो उसमें से प्रत्येक व्यक्ति उस पूर्ण कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे, चाहे उसने एक जैसे या अलग अलग किस्म के या छोटा या बड़ा कार्य किया हो। कोई भी अपराध किया हो सब सेम टू सेम माने जाएंगे। वह कार्य डाइट एक्ट की धारा मतलब 34 के तहत अगर हुआ है तो वो माना ही जाएगा, वो अपराध किया ही माना जाएगा, चाहे छोटा अपराध हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जो हो, चाहे अलग तरीके से किया हो, चाहे अलग तरीके से ना किया हो, चाहे उसके साथ रहने वाला किया हो, चाहे वो ना किया हो, तो सबको मतलब एक बराबर जो है सज़ा मिलेगा। में प्रयोग आपराधिक कृत्य को इंगित करता है, जिसका अर्थ है आपराधिक व्यवहार की एकता और जिसकी परिणति किसी ऐसे कार्य में होती है जिसके लिए एक व्यक्ति दंडनीय होगा यदि वह स्वयं उसके द्वारा किया गया होता तो एक अपराध होता। मेरे भाई देखिए ये केस लॉ है आप लोगों का। बारेंद्र सिंह घोष बनाम आप लोग का एम्परर 52 IA 40 पे सामान्य आशय के बारे में ये केस आप लोग का दिया गया। इस केस को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और कहीं आप लोग सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, ये आपके बुक होगा, बुक के पास बुक में ही होगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं तो केस लॉ ही लिख देंगे तब भी आप लोग के नंबर अच्छे मिलेंगे। समान आशय कॉमन इंटेंशन देखिए पदावली समान आशय को विभिन्न न्याय विनिर्णयों में बहुत से अर्थ किए गए हैं, इसमें अलग अलग अर्थ हैं। देखिए क्या है इसमें पूर्व निर्धारित योजना अंतर्निहित है, विचारों का पूर्ण मिलन सभी व्यक्तियों जो एक गुट को निर्मित करते हैं के बीच में पूर्व विचार विमर्श। महबूब शाह बनाम आप लोग का एम्पायर का एक केस है एम्पायर, ये केस आप लोग जरूर नोट डाउन करके जाइएगा और इसमें पढ़ भी लीजिएगा थोड़ा बहुत केस के बारे में क्या है क्या नहीं। यहाँ तो बता नहीं सकता है, यही सिंपल सा मतलब है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक, नंबर 2 है सामान्य आशय का अर्थ क्या होता है परिणाम की कल्पना किए बिना एक आपराधिक कृत्य कारित करने की इच्छा। इब्राहिम आंगडा बनाम आप लोग का एम्परर AIR 1944 का ये केस लॉ है, ये भी जान लीजिए आप लोग। नंबर 3 देख लीजिए इसका तात्पर्य कोई आपराधिक कृत्य कारित करने के आशय से भी है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वह अपराध जो गठित हुआ है ये है कि नहीं है, ये सब सारी चीज़ें इसमें इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। इसके लिए केस आप लोग का शैखू खान बनाम आप लोग का राज AIR 1951 का है, ये आप लोग जरूर जो है नोट डाउन करके आइएगा। चौथा पॉइंट क्या है समान आशय को ऐसा अर्थ नहीं प्रदान किया जा सकता जिसे हम हर जगह लागू कर सके, अतः इसका वास्तविक अर्थ यह है हर मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है पूरी तरह। सही बात है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि एक अपराध हुआ और एक अपराध के मतलब वही तरीका होगा वही सज़ा, ये सब सच्चे हर एक परिस्थितियों के हिसाब से वो अपराध होता है और उसके सज़ा भी रखे जाते हैं। ये आपका केस है देखिए इमरा बनाम आप लोग का एम्परर करके जो है केस है AIR 1944 का है, ये आप लोग जो है नोट डाउन जरूर करके आइएगा और पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। यदि बहुत से व्यक्तियों के बीच जो है घटनास्थल पर ही समान आशय उत्पन्न हो जाता है या उत्पन्न हो सकता है और इसका निर्धारण अभियुक्त के कार्य तथा उसके आचरण एवं हर मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों से किया जा सकता है। उसका जो आचरण होगा उसका जो वो होगा व्यक्तित्व का सारी चीज़ मतलब उसमें मिला करके जो है उसके आशय को एग्रेसिव किया जाएगा। ये केस है आप लोग का कृपाल सिंह बनाम आप लोग का उत्तर प्रदेश राज्य है AIR 1954 का ये है। अब देखिए केस लॉ मकसूदन तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में देखिए क्या कहा गया था। अभिलार्थी आपस में संबंधी थे, वह सभी घातक स्रोतों से लैस थे, वे सभी साथ थे, उनमें से किसी ने आदेश दिया कि मार डालो किसी को, जो है 3 व्यक्ति थे 3 दोस्त थे जो भी हो आप मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर, और एक ने कह दिया कि जा करके उसको मार डालो और वो गया, तब क्या हो तभी अभियुक्त जो है सहित सभी अन्य व्यक्तियों ने मृतक पर प्रहार किया जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। और अब निर्धारित किया गया कि समान आशय एक तथ्य विषयक प्रश्न है, यह व्यक्तिपरक है किंतु इसका निर्णायक तथ्य तथा परिस्थितियाँ हैं मेरे भाई, किंतु इसका निर्णय तथ्य तथा परिस्थितियों से किया जाता है। सही बात है, उस परिस्थितियों में उतना समय क्या उसके मन में आया क्या नहीं आया ये सब सारी चीज़ें वहाँ देखा जाएगा। एक केस है देखिए एजाज एवं अन्य बनाम आप लोग का उत्तर प्रदेश राज्य, ये आप लोग केस जो है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। यहाँ जो है देखिए इस बात में मृतक और अभियुक्तों को जो है अभियुक्त गणों में से एक के बीच जो है
आप लोग के वैमनस्य था। अब अभियुक्त गणों ने देशी निर्मित पिस्तौल से लैस होकर जो है मृतक को पकड़ लिया और जो उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। ये सब सारी चीज़ अभियुक्तों में से एक ने मृतक के गर्दन पर बंदूक से घातक प्रहार किया। साथियों का आशय स्पष्ट और जो है प्रसंगत तथा सभी अभियुक्तगण भारतीय दंड संहिता के अकॉर्डिंग जो है उसमें धारा 300 के तहत 300 के संपठित धारा 34 के अधीन जो है दोषी पाए गए। इनका यह तर्क है कि केवल एक अभियुक्त की मृतक से दुश्मनी थी और उसी ने चोट पहुंचाई थी और अन्य अभियुक्तों ने अस्त्र का प्रयोग नहीं किया, तत्वहीन पाया गया तथा दोष सिद्ध को उचित ठहराया गया। मतलब इसका मतलब यही, केस का मतलब समझ गए होंगे। एक व्यक्ति था जो कि 3-4 लोग थे और एक व्यक्ति जो मृतक जो था उससे जैसे मारे ये लोग, और उससे उसी का जो है दुश्मनी चल रहा था और उसने मार दिया। ये आप लोग का केस वीरेंद्र कुमार घोष बनाम आप लोग का एम्पेयर इस वार में अपघटित आपको बताया है पहले ही, तो यहाँ देख लीजिए ये क्या है, आप लोग यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। महबूब साहब बनाम आप लोग का एम्पेयर, इसमें इस मामले में सामान्य आशय और सामान्य आशय में से अंतर बताया गया है। नानक चंद बनाम आप लोग का पंजाब राज्य के मामले में धारा 34 और 149 में अंतर को स्पष्ट किया गया है। धारा 34 के अंतर्गत दायित्व का आधार सामान्य आशय है। धारा 149 के अंतर्गत दायित्व का आधार सामान्य उद्देश्य या किसी अपराध के घटित होने की संभावना है। ये सब सारी चीज़ें हैं। आपको धारा 34 के अर्थ के अंतर्गत सामान्य आशय परिभाषित तथा असीमित है, सामान्य उद्देश्य परिभाषित हैं तथा संहिता की धारा 141 के अनुसार 5 अवैध उद्देश्यों पर सीमित है। ये सिंपल। तीसरा पॉइंट, धारा 34 के अंतर्गत आपराधिक कृत्य सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किया जाता है। धारा 149 के अंतर्गत आप लोग को आपराधिक कृत्य सामान्य उद्देश्य के निष्पादन में किया जाता है। यह भी पर्याप्त होगा कि यदि अवैध सभा के सदस्य ये जानते थे कि अपराध गठित होने वाला था। ये सब सारी चीज़ें आपको। चौथा पॉइंट क्या है, अपराध कारित करने में प्रत्येक अभियुक्त द्वारा कोई ना कोई कितना भी तुच्छ या महत्वहीन क्यों ना हो किया जाना चाहिए, अर्थात धारा 34 के परिवर्तन के लिए अपराध कारित करने में सक्रिय सहयोग आवश्यक है। ये सब सारी चीज़ें पॉइंट है, ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। आप लोग के उसी के पॉइंट में नीचे जो है नोट डाउन किया हूँ, जो कि आप लोगों के लिए इजी हो जाए मेरे भाई। आगे देखिए आप लोग कि धारा 149 के परिवर्तन के लिए अपराध गठित होते हैं समय अवैध सभा का सदस्य होना पर्याप्त है, अपराध कारित में सक्रिय सहयोग आवश्यक नहीं है मेरे भाई। 5वां नंबर देखिए, धारा 34 के परिवर्तन द्वारा किसी अपराध के लिए उत्तरदायी बनाने हेतु यह आवश्यक है कि अपराध 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो। 149 देखिए, 149 और 134 के बीच में अंतर ये बताया गया। 149 में कहा कि परिवर्तन के आवश्यक है कि अपराध 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, क्योंकि 5 या उससे अधिक व्यक्ति ही अवैध सभा का निर्माण कर सकते हैं। सिंपल सा मतलब यही है, इसमें कुछ समझाने की बात ही नहीं है मेरे भाई। 6 नंबर देखिए, धारा 34 संयुक्त दायित्व के सिद्धांत में प्रतिपादित करती है, परंतु कोई विशिष्ट अपराध नहीं सृजित करती है। धारा 149 विशिष्ट अपराध सृजित करती है, यह संयुक्त दायित्व के सिद्धांत की घोषणा करती है मेरे भाई। सिंपल सा मतलब आपको समझ में आया होगा, इसमें कुछ समझाने की बात ही नहीं है, मैं वैसे ही समझा करके लिख ही दिया हूँ मेरे भाई। सिर्फ आप लोग एक बार रीड करते चले जाइए, जो जहाँ ज़रूरत है वहाँ मैं समझा रहा हूँ। बाकी जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मैं आपको पर्सनल समझा दूंगा। ठीक। धारा 34 के अंतर्गत आपराधिक शरीर तथा मानसिक दोनों दृष्टिकोणों से आपराधिक कृत्य से संबंधित रहता है। वह आपराधिक कृत्य है तथा सामान्य आशय जिसके अग्रसर करने हेतु आपराधिक किया गया हो, दोनों भागीदारी होता है मेरे भाई। सेक्शन 3149 के अंतर्गत मात्र इसीलिए एक व्यक्ति दंडनीय है क्योंकि अवैध सभा का सदस्य था। आपराधिक कारित करने किए जाते समय वह अवैध सभा का सदस्य था, यद्यपि कि उसने स्वयं अपराध कारित नहीं किया था मेरे भाई, लेकिन उसका सदस्य था। तो इसलिए 149 में से चीज़ें मिलती है। 149 और 34 में इसलिए डिफिनीशन बताया गया, इसलिए अंतर बताया गया। इसका क्या बिटवीन इसके बीच का अंतर दोनों का है आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें कहा गया कि इसमें ये 5 लोग रहना चाहिए और इसमें जो है 4 लोग 5 लोग एक साथ में मर्डर कर रहे हैं, तो जो किया है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। 149 कह रहा और 34 कह रहा नहीं, जो लोग थे उसके साथ सभी को मिलना चाहिए। ये एक्सेप्शन होता है ऐसे ऐसे सारी चीज़ें केसेस में 149।
तो आई होप है कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो और समझ में आया होगा। बाकी कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, नहीं समझ में आया, कहीं कुछ समझने की बात ही नहीं है मेरे भाई, इसमें जहाँ ज़रूरत थी वहाँ मैं आपको समझाया और अच्छे तरीके से ये रीड करके आपको बता भी दिया, एकदम समझा करके मैं लिखा हूँ, नोट्स बनाया मेरे भाई, आप लोग को ऐसे कहीं भी नहीं मिलेगा। तो थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। और अगला लेक्चर आप लोग इंतज़ार करिए, वो भी जल्द से जल्द आ जाएगा आपके बीच में, ठीक। और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, जो कि आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे, तो अब क्लासेस चालू हो गई है, तो उन्हें भी इनवाइट करिए आप लोग, आपके साथी संगत, जो कि उनकी भी हेल्प हो पाए मेरे भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।